लॉ मेट, आई एम मुस्कान मंध्यान, योर लीगल गाइड। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का मीनिंग एंड स्कोप। ये पार्ट 1 है वीडियो का एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेचर एंड अप्रोचेस टू पॉलिटिकल साइंस। सभी वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, अगर आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। सो गाइस, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग प्लीज नोट्स बनाते रहिए, जो कि आपकी रिविजन में हेल्प करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, ये जो सारे टर्म्स हैं, पॉलिटी, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल, ये सारे टर्म्स आए कहां से हैं? ये सारे टर्म्स आए हैं एक ग्रीक वर्ड से, पोलिस से। ठीक है, POLIS, पोलिस, जिसका मतलब होता है एंशिएंट ग्रीक सिटी स्टेट। ठीक है, मैंने स्क्रीन पे लिखा है एंशिएंट ग्रीक सिटी स्टेट। सो ये सिटी स्टेट्स स्मॉल कम्युनिटीज रहती थी। ठीक है, स्मॉल कम्युनिटीज रहती थी और ये कम्युनिटीज सेपरेट कैसे होती थी एक दूसरे से? बाय ज्योग्राफिकल बैरियर्स। ज्योग्राफिकल बैरियर्स में क्या क्या आते हैं? माउंटेन्स, सी, ठीक है, रिवर्स, फॉरेस्ट्स, इन सब चीजों से ये स्मॉल कम्युनिटीज सेपरेट होती थी। जैसे यहाँ एक कम्युनिटी है अगर, तो दूसरी कम्युनिटी के बीच में एक पेड़ होगा या एक फॉरेस्ट होगा या एक रिवर होगी, फिर तीसरी कम्युनिटी के बीच में एक माउंटेन होगा। ठीक है, ऐसे करके ये कम्युनिटीज सेपरेट होती थी एक दूसरे से। सो हर कम्युनिटी का अपना कल्चर होता था और अपनी सोशल लाइफ होती थी। ठीक है, अपना कल्चर और अपनी सोशल लाइफ होती थी। और उन कम्युनिटीज में जो छोटे इंस्टीट्यूशंस एंड एक्टिविटीज होती थी, ठीक है, जो छोटे इंस्टीट्यूशंस एंड एक्टिविटीज होती थी वो एक साथ बंधी रहती थी और उनका एम क्या होता था? टू प्रोवाइड गुड लाइफ टू द कम्युनिटी। ठीक है, एक अच्छी जिंदगी प्रोवाइड करनी है कम्युनिटी के मेंबर्स को, ये उन इंस्टीट्यूशंस एंड उनकी एक्टिविटीज का एम रहता था। ठीक है, टू प्रोवाइड गुड लाइफ टू द कम्युनिटी। और यही सारी चीजें पार्ट थी किसका? पॉलिटिक्स का। ठीक है, दीज थिंग्स वर पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। सो अगर हम ग्रीक व्यू को देखें तो पॉलिटिक्स वो हर चीज है, एवरीथिंग दैट टचेस द लाइफ ऑफ स्टेट। ठीक है, जो भी चीजें स्टेट से रिलेटेड हैं वो सारी चीजें किसका पार्ट है? पॉलिटिक्स का पार्ट है। ये ग्रीक व्यू है। ठीक है, एवरीथिंग दैट टचेस the life of the state is part of politics according to Greek view. So ये काफी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव स्कोप है। ठीक है, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व कर रहा है। सो दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव स्कोप ऑफ पॉलिटिक्स। सो सर फ्रेडरिक पॉलक ने पॉलिटिक्स को काफी ब्रॉड सेंस में यूज किया है। पॉलिटिक्स को उन्होंने डिवाइड कर दिया है 2 कैटेगरीज में। पहली है थियोरेटिकल पॉलिटिक्स, दूसरी है प्रैक्टिकल या अप्लाइड पॉलिटिक्स। सो थियोरेटिकल पॉलिटिक्स में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? लेट्स सी। द थ्योरी ऑफ द स्टेट, द थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट, द थ्योरी ऑफ लेजिस्लेशन एंड द थ्योरी ऑफ द स्टेट एज एन आर्टिफिशियल पर्सन। यानी स्टेट नेचुरल नहीं है। स्टेट एज एन आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स स्टेट इज नॉट अ नेचुरल इंस्टीट्यूशन अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक पॉलक। ये चीज हमें याद रखनी है, जैसा कि इन्होंने कहा है थियोरेटिकल पॉलिटिक्स के अंडर में। प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में क्या क्या इंक्लूड होता है? प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में इंक्लूड होता है द स्टेट। ठीक है, एक्चुअल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, एक्चुअल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। सेकेंड, द गवर्नमेंट, ब्रैकेट में द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एटसेट्रा। थर्ड, लॉज एंड लेजिस्लेशन, ब्रैकेट में प्रोसीजर, कोर्ट्स एटसेट्रा। एंड लास्ट में क्या होता है? डिप्लोमेसी, पीस, वॉर एंड इंटरनेशनल डीलिंग्स। सो थियोरेटिकल पॉलिटिक्स बेसिक प्रॉब्लम्स जो है स्टेट की उनसे डील करती है। ठीक है, थियोरेटिकल पॉलिटिक्स किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट को नहीं पकड़ती है कि इसकी एक्टिविटीज मुझे देखनी है, नहीं, वो स्टेट की बेसिक प्रॉब्लम से डील करती है। प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स कैसे डील करती है? प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स वो एक्चुअली डील करती है कि सच में गवर्नमेंट की फंक्शनिंग कैसी है, एक्चुअल में गवर्नमेंट के क्या क्या फंक्शंस हैं,
वेरियस इंस्टीट्यूशंस को लेके गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या क्या है, पॉलिटिकल लाइफ कैसी है, इन चीजों को लेकर डील करती है प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स। बट प्रेजेंट सेंस में यार हम ऑब्वियसली पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। ये सारी चीज़ें सिर्फ थ्योरीज में कि इसका स्कोप क्या है या इसका नेचर क्या है, एक्चुअली में हम सभी पॉलिटिकल साइंस ही बोलते हैं, दो हमारा सब्जेक्ट पॉलिटिकल थ्योरी ही क्यों ना हो। सो जो टर्म थ्योरी है, ठीक है, थ्योरी का मतलब होता है सिस्टमैटिक नॉलेज। सो पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब क्या हुआ, सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ पॉलिटिकल फिनोमेना, ठीक है, सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ पॉलिटिकल फिनोमेना या इवेंट, पॉलिटिकल इवेंट की सिस्टमैटिक नॉलेज होना पॉलिटिकल थ्योरी कहलाता है। सो गाइस, पॉलिटिकल थ्योरी इज बेसिकली कंसर्न्ड विथ 3 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स। सो हमें यहाँ 3 तरह के स्टेटमेंट्स देखने हैं जो हमें बताएंगे पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में। सो पहला है इंपिरिकल स्टेटमेंट, ठीक है, इंपिरिकल स्टेटमेंट। इंपिरिकल का जो डिक्शनरी मीनिंग होता है या लिटरल मीनिंग होता है वो होता है बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, कोई चीज जो एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, जो ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है, आपने जो ऑब्जर्व किया उस पर बेस्ड है, तो उन स्टेटमेंट्स को हम इंपिरिकल स्टेटमेंट्स कहते हैं, जो एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, जो ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है। और वो एक्सपीरियंस आपको कैसे भी हो सकता है, देख कर हो सकता है यानी थ्रू साइट हो सकता है, साउंड हो सकता है सुनकर हो सकता है, स्मेल से हो सकता है, टेस्ट से हो सकता है या टच करके हो सकता है। नेक्स्ट है लॉजिकल स्टेटमेंट, ठीक है, जो स्टेटमेंट्स हमारी रीजनिंग पर बेस्ड हो, ठीक है, जो स्टेटमेंट्स हमारी रीजनिंग पर बेस्ड होते हैं उन्हें लॉजिकल स्टेटमेंट्स कहा जाता है। इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं आपके जजमेंट के ऊपर, ठीक है, आप कैसे जज कर रहे हो किसी चीज को, उस पर बेस्ड होते हैं इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट्स। सो गाइस, पॉलिटिकल साइंस बेस्ड होती है इंपिरिकल एंड लॉजिकल स्टेटमेंट्स पर, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर बहुत सारे लोग, ठीक है, बहुत सारे इंडिविजुअल्स अगर इंपिरिकल एंड लॉजिकल स्टेटमेंट्स देंगे यानी अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, ठीक है, करेक्ट रीजनिंग करेंगे, तो उनका जो कंक्लूजन निकलेगा वो सेम कंक्लूजन होगा सबका। सो इंपिरिकल एंड लॉजिकल स्टेटमेंट्स को आप वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है, दे आर केपेबल ऑफ वेरिफिकेशन, इनको आप इजिली वेरीफाई कर सकते हो। बट जो इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट्स रहते हैं, मैंने बताया ना, इसमें जजमेंट इन्वॉल्व रहता है, तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ग्रुप टू ग्रुप डिफर कर सकते हैं, ठीक है, ये डिफरेंट हो सकते हैं क्योंकि हर इंडिविजुअल कुछ डिफरेंट तरीके से जज कर सकता है पॉलिटिकल इवेंट को। हम भी डिफरेंट तरीके से जज कर सकते हैं पॉलिटिकल इवेंट को। कोई ग्रुप हो सकता है, ठीक है, एक ग्रुप के लोग किसी और तरीके से जज करेंगे, दूसरे ग्रुप के लोग किसी और तरीके से जज करेंगे, तो ये डिफरेंट हो जाता है। सो इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट्स में हमारे पास कोई मेथड अवेलेबल नहीं है जिससे आप पता कर सको कि ये चीज सही है, वो चीज गलत है, ठीक है, सही गलत अच्छा बुरा ये चेक करने का मेथड हमारे पास नहीं है, क्योंकि सब अपने अपने हिसाब से जज कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए कोई भी इसमें सही या गलत नहीं रह जाता। सो पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिक्स से काफी ज्यादा वास्ट है, ठीक है, बहुत वास्ट है। सो ये पॉलिटिक्स के दोनों ही एस्पेक्ट्स, थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल, इन्वॉल्व करती है। सो थियोरेटिकल साइड में ये क्या क्या क्वेश्चंस के आंसर करती है, ये कंसर्न रहती है नेचर, ओरिजिन, पर्पस एंड जस्टिफिकेशन ऑफ द स्टेट। दस थियोरेटिकल साइड पे हम इसे कहते हैं थ्योरी ऑफ द स्टेट या पॉलिटिकल फिलॉसफी, ठीक है, थ्योरी ऑफ द स्टेट कहते हैं या पॉलिटिकल फिलॉसफी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐसी चीजें इन्वॉल्व करती है, नेचर, ओरिजिन, पर्पस, जस्टिफिकेशन ऑफ द स्टेट। प्रैक्टिकल साइड पे ये क्या क्या इन्वॉल्व करती है? प्रैक्टिकल साइड पे इन्वॉल्व करती है स्ट्रक्चर, फंक्शंस, फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, एटसेट्रा।
सो पॉलिटिकल फिलॉसफी को पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से इतना लेना देना नहीं है, ठीक है। पॉलिटिकल फिलॉसफी का काम है जो आइडियाज एंड एस्पिरेशंस इन्वॉल्व्ड हैं उस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में, इसको उस चीज से लेना देना है, ठीक है। जो आइडियाज और एस्पिरेशंस इन्वॉल्व्ड हैं उस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में, पॉलिटिकल फिलॉसफी को उनसे ज्यादा मतलब है। एक तरह से जो मॉरल डायमेंशन है, ठीक है, जो मोरल डायमेंशन है पॉलिटिक्स का, पॉलिटिकल फिलॉसफी उससे कंसर्न्ड है, ठीक है। जो मोरल डायमेंशन है पॉलिटिक्स का, ये कैसे क्वेश्चंस आंसर करती है? ये आंसर करती है नॉर्म्स एंड वैल्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस, गुड एंड बैड से रिलेटेड क्वेश्चंस, वर्च्यू एंड वाइस से रिलेटेड क्वेश्चंस, मीन्स एंड एंड्स, राइट एंड रॉन्ग से रिलेटेड क्वेश्चंस। ये हमें बताती है किसी पॉलिटिकल लाइफ की फाउंडेशन क्या है, ठीक है। कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम कितना ज्यादा मोरली स्ट्रांग है, ये हमें पॉलिटिकल फिलॉसफी बताती है। स्कोप वाइज देखें तो पॉलिटिकल साइंस काफी ज्यादा बड़ा है स्कोप में कंपेयर टू पॉलिटिकल फिलॉसफी। पॉलिटिकल फिलॉसफी, जैसा कि मैंने कहा, फंडामेंटल प्रॉब्लम से डील करती है। नेचर ऑफ स्टेट क्या है, सिटीजनशिप क्या है, ऐसी चीजों से डील करती है पॉलिटिकल फिलॉसफी। गाइज, यही था आपका स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जिसमें हमने बेसिक टर्मिनोलॉजीज को इंक्लूड किया, ठीक है। अलग अलग टर्मिनोलॉजीज को हमने इंक्लूड किया। पॉलिटिक्स हो गया, पॉलिटिकल थ्योरी हो गया, पॉलिटिकल फिलॉसफी हो गया, और खुद पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। यही आपका स्कोप है पॉलिटिकल साइंस का। और इसके डिस्कशन के बाद फाइनली अब हम देखेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन क्या है पॉलिटिकल साइंस की। गाइज, ये जो वर्ड पॉलिटिक्स है, ये पहली बार यूज किया था ग्रीक पॉलिटिकल फिलोसोफर ने, दैट इज एरिस्टोटल। इन्होंने पहली बार ये वर्ड पॉलिटिक्स यूज किया था। एरिस्टोटल इज नोन एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इन्हें पॉलिटिकल साइंस का जनक कहा जाता है। मैंने आपको बताया था कि जो वर्ड पॉलिटिक्स है या पॉलिटिकल है, ये सारे आते हैं एक ग्रीक वर्ड पोलिस से, जिसका मतलब होता है सिटी स्टेट्स। और सिटी स्टेट्स क्या होती हैं? स्मॉल कम्युनिटीज रहती हैं जो कि सेपरेट होती हैं नेचुरल ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज से, दैट इज फॉरेस्ट से सेपरेट हो गई या रिवर से सेपरेट किया गया उन्हें। एंशिएंट ग्रीस में पॉलिटिकल साइंस का मतलब होता था नॉलेज रिलेटिंग टू स्मॉल सिटी स्टेट्स एंड देयर सिटीजन्स। यानी जो सिटी स्टेट्स हैं उनकी कुछ नॉलेज होना हमें, और जो वहाँ के सिटीजन्स हैं, जो उन सिटी स्टेट्स में लोग रह रहे हैं, उनके बारे में हमें पता होना। यही पॉलिटिकल साइंस कहलाता था। पॉलिटिकल साइंस का जो स्कोप है वो काफी ज्यादा वास्ट और मल्टी डायमेंशनल है, ठीक है। काफी ज्यादा वाइड है और मल्टी डायमेंशनल है। जैसे जैसे एनवायरमेंट बदल रहा है, ठीक है, चीजें बदल रही हैं, कन्विक्शंस बदल रहे हैं, वैसे वैसे मीनिंग और डेफिनेशन जो है पॉलिटिकल साइंस की, वो भी बदलती जा रही है। बदलते समय के साथ पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशन को बदलना, उसके मीनिंग को बदलना डिफिकल्ट होता जा रहा है, ठीक है। इतनी सारी बुक्स हैं पॉलिटिकल साइंस पर, इतने बड़े बड़े एमिनेंट राइटर्स ने अपनी डेफिनेशंस दी हैं पॉलिटिकल साइंस को, कि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है हम सबके लिए कि कोई प्रिसाइज, कोई शॉर्ट और जिसमें हर चीज इंक्लूड हो, ऐसी डेफिनेशन ढूंढ कर लाना। हर राइटर का नजरिया पॉलिटिकल साइंस को देखने का अलग अलग है, ठीक है। इसलिए अलग अलग डेफिनेशंस आती हैं, अलग अलग व्यूज आते हैं। इसीलिए इन डेफिनेशंस को, इतनी सारी डेफिनेशंस को दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वो दो ब्रॉड कैटेगरीज क्या है? फर्स्ट ट्रेडिशनल, सेकंड कैटेगरी है मॉडर्न, ठीक है, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। अब हम इन दो कैटेगरीज की डेफिनेशंस को डेप्थ में देखेंगे। गाइस, ट्रेडिशनल डेफिनेशंस 3 टाइप्स की हैं। उसमें से पहली है एज अ स्टडी ऑफ स्टेट, मीन्स पॉलिटिकल साइंस एज स्टडी ऑफ स्टेट। गाइस, जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स थे, उनका मानना था पॉलिटिकल साइंस वो ब्रांच है नॉलेज की, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस इज दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज विच टेल्स अस अबाउट स्टेट, जो कि पूरी तरीके से हमें हर एक चीज हमें स्टेट के बारे में बताती है।
वो पॉलिटिकल साइंस है। जैसा कि गार्नर ने कहा, पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट, यानी पॉलिटिकल साइंस जो शुरू होती है और जहां खत्म होती है वो स्टेट पर ही होती है। मतलब पॉलिटिकल साइंस सिर्फ और सिर्फ स्टेट की ही बात करती है। सो गाइज, मॉडर्न और ट्रेडिशनल डेफिनेशंस में आपको काफी ज्यादा डेफिनेशंस मिलेंगी राइटर्स की। सो प्लीज बी रेडी, उनको आपको लर्न करना होगा या तो समझना होगा। एक डेफिनेशन आपको एटलीस्ट याद होनी ही होनी चाहिए। सो जिन्होंने सबसे इजी डेफिनेशन और मीनिंग दिया है पॉलिटिकल साइंस को, वो है गेटेल। ठीक है, GETTEL। मैंने स्लाइड में गलत लिख दिया, प्लीज सही कर लीजिएगा, वहां पे सिंगल L होगा। इन्होंने कहा है पॉलिटिकल साइंस इज अ स्टडी ऑफ द स्टेट इन द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, मतलब पॉलिटिकल साइंस स्टेट को स्टडी करती है, पास्ट में भी स्टडी किया है, प्रेजेंट में भी कर रही है और फ्यूचर में भी करेगी। ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस एंड पॉलिटिकल थ्योरीज, यानी ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस और पॉलिटिकल थ्योरीज को भी स्टडी करेगी। सो एक बात अब हमें समझ में आ रही है इन डेफिनेशन से कि पूरी तरीके से स्टेट के ऊपर फोकस्ड है। ठीक है, पूरा जो फोकस है इन पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स का, और इनकी डेफिनेशन में भी हमें ये देखने को मिल रहा है कि ये स्टेट को तवज्जो दे रहे हैं। ठीक है, मींस पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ स्टेट, फोकस पूरा स्टेट के ऊपर ही है कि पॉलिटिकल साइंस सिर्फ स्टेट को ही स्टडी करती है, स्टेट के बारे में ही हमें सब कुछ बताती है। बट क्या सच में, आप अपने से भी सोचो, पॉलिटिकल साइंस सिर्फ स्टेट को ही स्टडी करती है? सिर्फ पॉलिटिकल साइंस क्या स्टेट के बारे में ही बात करती है? नहीं। क्यों? क्योंकि स्टेट में लोग रहते हैं। ठीक है, स्टेट में बहुत सारे लोग रहते हैं। स्टेट इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेन, ठीक है, जहां पे हम सब लोग रहते हैं। बट अब हम लोग की विल को एक्सप्रेस कौन करेगा? ठीक है, हमारा एक्सप्रेशन कौन बनेगा? उसके लिए भी तो कोई चाहिए, वो होगी गवर्नमेंट। ठीक है, उसके लिए गवर्नमेंट की हमें जरूरत पड़ेगी जो हमारी विल को, कलेक्टिव विल को, हमारी इच्छा को एक्सप्रेस कर सके। बट यहां पे गवर्नमेंट की बात की ही नहीं गई है बिल्कुल भी। क्या कहा गया है? पॉलिटिकल साइंस एज अ स्टडी ऑफ स्टेट, सिर्फ और सिर्फ स्टेट की बात की गई है, गवर्नमेंट को पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर दिया गया है, इग्नोर कर दिया गया है। और यही जो नेग्लेक्ट किया गया गवर्नमेंट को, इग्नोर किया गया गवर्नमेंट को, यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इन डेफिनेशंस का जो स्टेट पर फोकस्ड है। सो सेकेंड कैटेगरी की जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन है वो है पॉलिटिकल साइंस एज अ स्टडी ऑफ गवर्नमेंट। सो जो 4 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं स्टेट के, उसमें से गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है स्टेट का। सो गवर्नमेंट के बिना ना तो स्टेट अपनी विल एक्सप्रेस कर सकता है और ना ही उस विल को प्रैक्टिस में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, उसे इंप्लीमेंट भी नहीं कर सकता है। सो अगर हमने स्टेट के बारे में पढ़ लिया और हमने गवर्नमेंट के बारे में नहीं पढ़ा तो स्टेट इनकम्प्लीट कहलाएगा। हम बहुत रेलेवेंट चीजें छोड़ देंगे अगर हम गवर्नमेंट के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो, क्योंकि स्टेट एक एब्स्ट्रैक्ट इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, स्टेट कुछ बोल थोड़ी सकता है, स्टेट को हम छू थोड़ी सकते हैं जाके, वो एक एब्स्ट्रैक्ट इंस्टीट्यूशन है। इसीलिए उसकी विल जो उसकी एक्सप्रेस करनी रहती है वो गवर्नमेंट करती है। ठीक है, जो स्टेट का डिजायर है उसे रियलिटी में बदलने का काम गवर्नमेंट का होता है। गवर्नमेंट एक सॉलिड इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, गवर्नमेंट एक बहुत ज्यादा सॉलिड इंस्टीट्यूशन है, इसीलिए जो स्टेट के डिजायर्स हैं उन्हें रियलिटी में बदलने का काम गवर्नमेंट का है। सो सेकेंड कैटेगरी की डेफिनेशंस का फोकस गवर्नमेंट के ऊपर है। सो यहां पर लिकॉक ने कहा है पॉलिटिकल साइंस डील्स विद गवर्नमेंट। सो इस कैटेगरी की डेफिनेशंस की भी कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं, कुछ क्रिटिसिज्म्स हैं, वो देखते हैं क्या क्या है। हाँ, माना ये चीज सच है कि गवर्नमेंट 4 एसेंशियल एलिमेंट्स जो स्टेट के हैं उनमें से एक है, बट क्या यहाँ पे स्टेट को इग्नोर कर देना सही है?
नहीं, स्टेट को इग्नोर कर देना सही नहीं है। सो गवर्नमेंट किस लिए? गवर्नमेंट इसीलिए है ना ताकि वो स्टेट की विल को एक्सप्रेस कर सके, इसीलिए स्टेट और गवर्नमेंट को साथ में पढ़ना पड़ेगा। बट यहाँ पे स्टेट की बात ही नहीं की गई है और गवर्नमेंट की ही सिर्फ बात की गई है। स्टेट को पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर दिया गया है, इग्नोर कर दिया गया है। सिर्फ हम गवर्नमेंट को पढ़ें और स्टेट को ना पढ़ें तो गवर्नमेंट इनकम्प्लीट कहलाएगी, ठीक है? वहां पे कुछ भी कंप्लीट नहीं रह जाएगा। जैसा कि हम स्टेट को पढ़ रहे थे और गवर्नमेंट को नहीं पढ़ रहे थे तो स्टेट इनकम्प्लीट था, उसी तरीके से यहां पर गवर्नमेंट इनकम्प्लीट है क्योंकि हम स्टेट को स्टडी नहीं कर रहे हैं। स्टेट ही आखिर सॉलिड शेप देता है गवर्नमेंट को, ठीक है? जो सॉवरेन पावर होती है वो गवर्नमेंट कैसे एक्सरसाइज करती है, कैसे यूज करती है, क्योंकि स्टेट ने वो पावर दी है गवर्नमेंट को। तो अगर स्टेट ही नहीं रहेगा तो गवर्नमेंट बनेगी कैसे, है ना? गवर्नमेंट अपनी ताकत लाएगी कहां से, क्योंकि उसे जो ताकत दे रहा है वो खुद स्टेट है। सो जो लास्ट कैटेगरी है ट्रेडिशनल डेफिनेशंस की वो ये है पॉलिटिकल साइंस एज अ स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट बोथ। सो जो फर्स्ट दो कैटेगरीज हमने डिस्कस की, ये थर्ड कैटेगरी उन दो कैटेगरीज को मिला देती है और हमें बताती है पॉलिटिकल साइंस स्टेट और गवर्नमेंट दोनों की नॉलेज रखती है। इस कैटेगरी का कहना है कि गवर्नमेंट को आप स्टेट के बिना इमेजिन कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट को जो सॉवरेन पावर दे रहा है वो खुद स्टेट है, ठीक है? गवर्नमेंट जो पावर एक्सरसाइज कर रही है सिटीजन्स के ऊपर, जो उन्हें पनिश कर रही है, वो पावर पूरी पूरी स्टेट से मिल रही है गवर्नमेंट को। तो अगर स्टेट ही नहीं रहेगा सो गवर्नमेंट के पास पावर आएगी कहां से? और अगर आप गवर्नमेंट को हटा दो तो स्टेट सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट इंस्टीट्यूशन है, ठीक है? उसकी कोई विल एक्सप्रेस हो ही नहीं पाएगी, कुछ भी प्रैक्टिस में कन्वर्ट हो ही नहीं पाएगा, कुछ भी रियलिटी बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि स्टेट एक एब्स्ट्रैक्ट इंस्टीट्यूशन है। गवर्नमेंट के बिना स्टेट सिर्फ एक इमेजिनेशन बन के रह जाएगा। सो स्टेट के फंक्शनल एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है, ताकि स्टेट फंक्शन कर पाए और खुद को एक्सप्रेस कर पाए, इसके लिए गवर्नमेंट का रहना जरूरी है। और गवर्नमेंट की एग्जिस्टेंस के लिए, ठीक है, ताकि गवर्नमेंट भी रह सके, एग्जिस्ट कर सके, उसके लिए स्टेट का रहना जरूरी है। सो फॉर द फंक्शनल एक्सप्रेशन ऑफ द स्टेट, द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट and for any existence of government the idea of the state are compulsory। ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं, प्लीज इस लाइन को जरूर लिखिएगा इस कैटेगरी की डेफिनेशंस में। प्लीज इस लाइन को जरूर लिखिएगा इस कैटेगरी में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। सो स्टेट और गवर्नमेंट एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट कहलाएंगे। सो गिलक्रिस्ट ने क्या कहा? उन्होंने कहा पॉलिटिकल साइंस डील्स विद द जनरल प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट, यानी पॉलिटिकल साइंस जो जनरल प्रॉब्लम्स है स्टेट और गवर्नमेंट की उनसे डील करती है। प्रोफेसर विलबी ने भी बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है। उन्होंने कहा जनरली स्पीकिंग देयर आर 3 ग्रेट टॉपिक्स, ठीक है, विद विच पॉलिटिकल साइंस हैज टू डील। वो 3 ग्रेट टॉपिक्स है जिनके साथ पॉलिटिकल साइंस डील करती है। क्या क्या है? स्टेट, गवर्नमेंट एंड लॉ, ठीक है? इन्होंने लॉ को भी एक जोड़ दिया जो कि सच में पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत अहम हिस्सा है। गवर्नमेंट और स्टेट लॉ के बिना कुछ भी नहीं है। सो लॉ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन थर्ड कैटेगरी की डेफिनेशंस को काफी हद तक एक्सेप्ट किया गया था, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बताया, इन कैटेगरी की डेफिनेशंस ने बताया कि स्टेट एंड गवर्नमेंट आर इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पर निर्भर है स्टेट और गवर्नमेंट, एंड इंटर रिलेटेड, एक दूसरे से जुड़े भी हुए हैं। स्टेट सिर्फ एक इमेजिनेशन है, वो सिर्फ एक आइडिया है, तभी तो उसे एब्स्ट्रैक्ट कहा जाता है ना, एक एब्स्ट्रैक्ट इंस्टीट्यूशन बोला जाता है। बट उसे जो सॉलिड शेप मिलती है वो मिलती है गवर्नमेंट की वजह से, ठीक है? गवर्नमेंट ही स्टेट की विल को समझती है और उसे एक्सप्रेस करती है। बट इन डेफिनेशंस का, इन थर्ड कैटेगरी की डेफिनेशंस का भी ड्रॉबैक है,
ठीक है, इनके भी कुछ डीमेरिट्स हैं, अब हम वो देखते हैं क्या है। इन थर्ड कैटेगरी की डेफिनेशंस ने ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट को ओवरलुक कर दिया। ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट, HUMANITARIAN, ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट को ओवरलुक कर दिया, उसे इग्नोर कर दिया। हमने ऐसा स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि स्टेट जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है मेन की, ठीक है, जहां पे लोग रहते हैं और उन्हें एक्सप्रेस कौन करता है, गवर्नमेंट, ठीक है। बट यहाँ पे लोगों की बात तो एक बार भी की ही नहीं गई है ना, ह्यूमंस की बात, इंडिविजुअल्स की बात, वो तो एक बार भी की ही नहीं गई, चाहे तीनों कैटेगरीज में आप देख लीजिए। सो ह्यूमंस का जो एलिमेंट है, ह्यूमन एलिमेंट है, सो ह्यूमन एलिमेंट को हमने इग्नोर कर दिया है। जब भी हम स्टेट की बात करें, जब भी हम स्टेट को स्टडी करें, तो हमें ह्यूमन एलिमेंट को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि अगर ह्यूमंस रहेंगे ही नहीं तो स्टेट का फायदा क्या है, फिर स्टेट की एग्जिस्टेंस किस काम की है कि नहीं। तो ह्यूमन एस्पेक्ट को हमें इग्नोर नहीं करना है व्हेन वी आर स्टडिंग स्टेट, जब हम स्टेट को समझ रहे हैं। स्टेट की एग्जिस्टेंस मीनिंगलेस हो जाती है ह्यूमंस के बिना, उसके रहने का कोई भी मतलब नहीं रह जाता। सो गाइज, अब हम मॉडर्न डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे। ट्रेडिशनल डेफिनेशंस जो थी वो बस स्टेट और गवर्नमेंट के बारे में ही बात कर रही थी, ठीक है, और ये सारी चीजें पॉलिटिकल साइंस को एक फॉर्मलिस्टिक रूप दे देती हैं, एक स्टैटिक बना देती हैं उसे, ठीक है। फॉर्मलिस्टिक मतलब पॉलिटिकल साइंस बहुत ज्यादा फॉर्मल लगने लगती है, ठीक है। स्टैटिक हो जाती है मतलब कि बस स्टेट और गवर्नमेंट पर ही जाके रुक जाती है। इसी वजह से जो ट्रेडिशनल डेफिनेशंस हैं उनको चेंज किया गया है, ठीक है। उनको इसलिए चेंज किया गया है ताकि जो इम्पॉर्टेंट एंड रेलेवेंट एरियाज हैं पॉलिटिकल साइंस के, उन्हें इग्नोर ना किया जाए, ठीक है, उन्हें भी इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, और वो पॉलिटिकल साइंस के स्कोप और वो पॉलिटिकल साइंस के स्कोप से बाहर ना हो जाए, है ना। जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं उन्हें भी पॉलिटिकल साइंस के स्कोप में इंक्लूड करना चाहिए, यही कहना है मॉडर्न डेफिनेशंस का। आज पॉलिटिकल साइंस सिर्फ स्टेट और गवर्नमेंट तक ही सीमित नहीं है ना, बल्कि पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल लाइफ एंड एक्टिविटीज जो है ह्यूमन बीइंग्स की, उन्हें भी स्टडी करती है ना। और जो सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस एंड जो दूसरे डायमेंशंस है ह्यूमन लाइफ के, जो दूसरे अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं ह्यूमन लाइफ के, उन्हें भी ऑब्जर्व करती है और स्टडी करती है। रॉबर्ट ए डाल ने क्या डेफिनेशन दी है पॉलिटिकल साइंस की? पॉलिटिकल साइंस डील्स विद पावर, रूल एंड अथॉरिटी। यहां स्टेट और गवर्नमेंट की बिल्कुल बात नहीं हुई है, इन्होंने सीधे सीधे कहा कि पॉलिटिकल साइंस पावर यानी ताकत, ठीक है, रूल और अथॉरिटी से डील करती है। पॉलिटिकल साइंस जो पॉलिटिकल बिहेवियर है लोगों का उसे समझती है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज को समझती है, अलग अलग जो प्रोसेसेस हैं उन्हें समझती है, पावर को समझती है, अथॉरिटी को समझती है, एंड जो ह्यूमन एसोसिएशंस हैं अलग अलग, उनके बीच में क्या वार्तालाप हो रही है, ठीक है, कैसे इंटरैक्शन हो रहा है ह्यूमन एसोसिएशंस के बीच, उन्हें भी पॉलिटिकल साइंस समझती है। यहां पे आपको एक शिफ्ट देखने को मिलेगा, है ना। पहले हम स्टेट की ही बात कर रहे थे, जब ट्रेडिशनल डेफिनेशंस को डिस्कस कर रहे थे तब हम पूरी तरीके से स्टेट पे फोकस्ड थे, ठीक है, स्टेट और गवर्नमेंट पे। बट यहां पर अब एक शिफ्ट देखने को मिल रहा है, स्टेट से हम पार पर जा रहे हैं, ठीक है, ताकत पर जा रहे हैं। इसी चीज ने पॉलिटिकल साइंस का स्कोप और बड़ा कर दिया है कि हम सिर्फ स्टेट और गवर्नमेंट को ही नहीं पढ़ते हैं, हम पावर, अथॉरिटी, रूल को भी पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न डेफिनेशंस को देखकर कि पॉलिटिकल साइंस उन सभी चीजों से, उन सभी फैक्ट से रिलेटेड है जो ह्यूमन लाइफ को, ठीक है, अफेक्ट करती हैं और जो सोसाइटी को अफेक्ट करती हैं।
जो भी चीजें इंडिविजुअल की लाइफ को, सोसाइटी को अफेक्ट करती हैं, पॉलिटिकल साइंस उन सारी चीजों से रिलेटेड है, उन सभी फैक्ट से रिलेटेड है। सो रियलिटी में अगर आप देखें तो पॉलिटिकल साइंस पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को समझती है, ठीक है, पूरे पॉलिटिकल सिस्टम की नॉलेज है पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है। और जो बाहर की चीजें यानी जो एक्सटर्नल फैक्टर्स पॉलिटिकल सिस्टम को अफेक्ट कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस को उनकी भी नॉलेज है। इन रियलिटी पॉलिटिकल साइंस कॉम्प्रिहेंड्स द स्टडी ऑफ द होल पॉलिटिकल सिस्टम और मशीनरी along with those external facts affecting the political system. सो गाइज इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम पॉलिटिकल साइंस का नेचर और अप्रोचेस डिस्कस करेंगे। एंड आई होप जो हमने आज डिस्कस किया, जो हमने आज पढ़ा, वो आपको समझ में आया हो। अगर आपका कोई भी डाउट है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं पूरी कोशिश करूंगी उसे सॉल्व करने की। लॉ पीप्स मेरी इंस्टा आईडी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां भी आकर मुझे अपनी प्रॉब्लम या डाउट बता सकते हैं, मैं ट्राई करूंगी उसे सॉल्व कर सकूं। मेरी इंस्टा आईडी पर मैं न्यू वीडियो के अपडेट्स रेगुलरली पोस्ट करती रहती हूँ। एटलीस्ट 1 डे बिफोर आपको पता चल जाएगा मेरा कौन सा वीडियो कब आने वाला है। वहां पर मैं बहुत यूजफुल टिप्स भी देती हूँ जो कि आपके काफी काम आ सकती हैं। So thank you so much for watching this video, friends, and we'll meet soon in the next video. Good luck.